बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों का भी ऐसी बुरी शक्ति या आत्मा से सामना होता है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पाते। 12 साल का शिवम कुछ ही महीनों पहले अपने इस नए घर में शिफ्ट हुआ है और बहुत कम समय में शिवम ने मोहल्ले के अपनी उम्र के बच्चों को दोस्त भी बना लिया था। बच्चों को खेलने का शौक तो होता ही है और उस शाम शिवम, तरुण, अनुज और रिंकी के साथ मिलकर हाइड एंड सीक या कहूँ लुका छुपी खेल रहा था। ढूंढने की बारी अनुज की थी। अनुज एक पेड़ की तरफ मुंह करके 50 तक गिनती गिन रहा था। तभी तरुण, रिंकी और शिवम ने पास वाली खंडर बिल्डिंग में छुपने का प्लान बनाया और जब तक अनुज 50 तक गिनती गिनता तब तक शिवम, तरुण और रिंकी जाकर खंडर में अलग अलग जगह पर छुप गई। अनुज चारों में सबसे तेज और समझदार था, लेकिन फिर भी बहुत ढूंढने के बाद भी अनुज को तीनों में से जब कोई नहीं मिला तो उसने हार मान ली और चिल्लाकर सबको बुला लिया। पहले तरुण और फिर रिंकी उस खंडर से बाहर निकल कर आई। उनके बाहर आते ही अनुज ने उन दोनों को ऊंचे स्वर में समझाया कि इस खंडर में नहीं जाना, वो अच्छी जगह नहीं है। और फिर अनुज ने आसपास देखकर कहा, शिवम कहाँ है? तरुण और रिंकी ने एक बार पलटकर पीछे देखा और फिर कहा, शिवम भी उसी खंडर में ही छुपा था। अनुज तेज तेज चलता खंडर तक गया और 2-3 बार शिवम को पुकारा, लेकिन जब शिवम का कोई जवाब नहीं आया तो अनुज, रिंकी और तरुण तीनों दोस्तों को मजबूरन खंडर के अंदर घुसना पड़ा। बाहर के मुकाबले अंदर थोड़ा ज़्यादा अंधेरा था। चारों तरफ एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। तीनों ने मिलकर 3-4 बार शिवम को पुकारा, लेकिन बदले में उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ढूंढते ढूंढते शिवम अनुज को एक दीवार के पीछे कोने में बेहोश पड़ा मिला। उसे बेहोश पड़ा पाकर एक बार तो अनुज के भी हाथ पैर फूल गए, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर अनुज शिवम को उठाकर खंडहर से बाहर लेकर आया और सीधा शिवम को उसके घर लेकर गया। शिवम को बेहोश पाकर उसके घर वालों के ही होश हवा में तैरने लगे। शिवम को बिस्तर पर लेटाकर उसकी माँ ने उसके हाथ पैर मसलना शुरू किए, लेकिन बावजूद इसके शिवम होश में नहीं आया। लेकिन जब शिवम के पापा ने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे तो वो होश में आ गया। लेकिन होश में आने के बाद शिवम चारों तरफ ऐसे नज़रें घुमा रहा था जैसे उसे मालूम न हो कि वो कहाँ है। जब अपने माँ बाप को आसपास देखकर शिवम पूर्णतः होश में आया तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता रह गया, वहाँ भूत है, भूत है वहाँ, भूत है वहाँ। लगातार एक ही बात बार बार शिवम के मुंह से सुनकर उसके माँ बाप भी काफ़ी घबरा गए। शिवम की हालत सामान्य नहीं थी, इसीलिए शिवम के पापा ने गांव के इकलौते तांत्रिक बाबा को बुलाया और तांत्रिक बाबा ने साफ साफ कुछ छुपाते हुए बस इतना कहा कि शिवम को बस किसी की बुरी नज़र लगी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतना बोलकर बाबा ने शिवम पर झाड़ फूंक किया और वो चले गए। इस हादसे के बाद वैसे तो शिवम सामान्य हो गया, लेकिन उसके दिल में उस खंडर का या कहूँ लुका छुपी खेल का भी काफ़ी डर बैठ चुका था। उसके दोस्त खंडर के नाम पर और लुका छुपी के नाम पर उसे चिढ़ाने लगे थे। बातों बातों में एक बार तरुण ने न जाने क्यों अपने दोस्तों के सामने ऐंठ जमाने के चक्कर में खंडर में जाने की बात कर बैठा। तरुण ने कहा कि वो ठीक रात के 12 बजे उस खंडर में जाएगा और वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएगा कि जिससे सबको यकीन हो जाए कि वो वाकई खंडर में गया था। वैसे तरुण भी उन लड़कों में से था जो सोचते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, उस रात तरुण ठीक 12 बजे अपने घर से निकला और छुपते छुपाते रात कीड़ों की आवाज़ के बीचों बीच तरुण खंडर की सीढ़ियों को एक एक करके जैसे जैसे चढ़ रहा था, वैसे वैसे खंडर में ठीक उसके सामने अंधेरे में एक काली परछाई अपने कदम पीछे खींच रही थी। तरुण ने खंडर के बाहर बनी वो 4 सीढ़ियाँ पार की और थोड़ा अंदर की तरफ चलते हुए आवाज़ लगाई, मैं जानता हूँ तो अनुज है,
मुझे डराने के लिए यहाँ आया है। तरुण के इस बात के जवाब में अंधेरे में सामने से आवाज़ आई, मैं अनुज नहीं, शिवम हूँ। तरुण डरपोक नहीं था, इस बात में कोई शक नहीं था। इसीलिए वो चलकर सामने अंधेरे में उस परछाई की ओर चला। लेकिन थोड़ा करीब आते ही तरुण को मालूम पड़ा कि सामने कोई शिवम या कोई दूसरा बच्चा नहीं है। सामने सिर्फ खंडर की टूटी दीवारें थी। तरुण एक बार दाएं एक बार बाएं देखता है और इसी दौरान उसे अपने पीछे से एक धीमी पर डरावनी हंसी सुनाई देती है। तरुण एक पल में पलट कर देखता है तो पीछे उसे हंसी हंसने वाला तो कोई दिखाई नहीं देता, बल्कि इसके अलावा जो उसे दिखाई दिया उस पर यकीन कर पाना तरुण के लिए शायद उस वक्त मुमकिन नहीं था, क्योंकि जिस टूटे फूटे खंडर के दरवाजे से तरुण अंदर घुसा था, अब उस दरवाजे की जगह दरवाज़ा नहीं बल्कि पूरी दीवार थी। तरुण कुछ सोचता समझता कि ठीक तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आया और उसी के साथ तरुण के पूरे बदन में एक सिरहंसी दौड़ गई। तरुण एक बार फिर पलटा और पलटते ही उसने देखा कि उसके पीछे एक रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराते हुए शिवम खड़ा है। तरुण ने अचानक शिवम को अपने सामने ऐसे खड़ा पाकर 2 कदम पीछे लिए। तरुण जिंदगी में पहली बार इतना घबराया होगा और उसकी घबराहट देखकर शिवम पहले तो एक अजीब सी मुस्कान मुस्कुराया और फिर बोला, तूने मुझे ढूंढ लिया, अब छिपने की बारी तेरी है। तरुण इतना तो जान चुका था कि वो शिवम नहीं बल्कि उसके भेष में कोई और है। इसी वजह से तरुण ने न दाएं देखा न बाएं और वो दौड़ पड़ा उस तरफ जिस तरफ उसके कदम उसे लेकर गए। लेकिन उस टूटे फूटे खंडर में इतनी रात गए बिना कुछ देखे अंधाधुंध दौड़ लगाने पर यह तो होना ही था जो तरुण के साथ हुआ। तरुण किसी चीज़ से टकराकर इतनी ज़ोर से गिरा कि गिरते ही उसका सर ज़मीन से टकराया और वो बेहोश हो गया। होश से बेहोशी तक के सफ़र में तरुण को एक बात उसके कान में सुनाई दी, ये मेरा घर है, सिर्फ मेरा, दोबारा यहाँ मत आना। तरुण को जब होश आया तब सुबह होने में थोड़ी सी देर थी और उस वक्त तरुण खंडर की सीढ़ियों पर पड़ा था और वहीं उसके बगल में एक अनजाना बच्चा बैठा उसको देख बार बार मुस्कुरा रहा था। तरुण खड़ा होकर दौड़कर वहां से अपने घर चला गया। किसी से भी न डरने वाले तरुण को आजकल शिवम से करीबी बनाने में डर लगता है और अक्सर रातों में उसके कानों में वो आवाज़ गूंजती है, ये मेरा घर है, सिर्फ मेरा, दोबारा यहाँ मत आना। कार्तिक को शराब पीने की बुरी आदत तो थी ही, पर इसके साथ साथ कार्तिक को एक बीमारी ये भी थी कि शराब पीते पीते वो नशे में इतना धुत हो जाता था कि उसे ये तक होश नहीं रहता था कि आखिर वो है कहाँ। उस रात भी नशे में धुत कार्तिक बार से निकल गया और जैसे तैसे गिरते संभलते अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब उसे होश आया तो उसकी गाड़ी उसके घर से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर ही थी और गाड़ी का शीशा ऐसे टूटा हुआ था जैसे गाड़ी किसी से ज़ोर से टकराई हो। लेकिन कार्तिक को ऐसी बातों से ख़ास कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, इसीलिए वो वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुँचते ही गाड़ी को गैरेज में लगाकर वो सीधा नहाने चला गया। नहाते समय बेड पर रखा उसका फ़ोन 2-3 बार रिंग हुआ। बाहर आकर देखा तो कॉल किसी अननोन नंबर से थी। कार्तिक ने कॉल बैक की तो सामने से कार्तिक के कुछ बोलने से पहले ही एक आवाज़ आई, कार्तिक, उम्र 26 साल, जन्म दिनांक 12/6/1994, बैंक बैलेंस 36,819 रुपये, माँ बाप दोनों मर चुके हैं, शादी अभी तक हुई नहीं। अपने खुद के बारे में सारी सटीक जानकारी
किसी अनजान आवाज में सुनकर कार्तिक पूछता रहा और सामने से बस एक अजीब सी हंसी की आवाज आती रही। फोन कट हुआ और कुछ देर सोच विचार करने के बाद कार्तिक ने यही सोचा कि शायद उसके साथ किसी ने मजाक किया है और इस फोन कॉल को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए वो सीधा सोने चला गया। कार्तिक को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक से बिल्कुल करीब से आती एक आवाज़ से कार्तिक की नींद टूटी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो आवाज़ एकदम शांत हो गई। कार्तिक बिस्तर पर उठकर बैठा और चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। आसपास कोई नहीं था। शायद उसका कोई वहम होगा, यही सोचकर कार्तिक दोबारा सो गया। लेकिन इस बार तो उसे सोए हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। और इस बार ये कार्तिक का कोई वहम नहीं था। पूरे होश में उसे दरवाजे पर होती दस्तक सुनाई दे रही थी। कार्तिक उठा और जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन हाँ, घर के सामने जो सड़क थी उस सड़क के दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे कंबल ओढ़े खंबे के सहारे लगकर कोई बैठा था। उसके पास रखा वो चमकता कटोरा ये जाहिर कर रहा था कि वो भिखारी है। कार्तिक ने एक अजीब से तरीके से गर्दन झटकी और फिर से अंदर आकर गेट बंद किया और गेट बंद करके पलटते के साथ ही दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। कार्तिक ने तुरंत पलटकर दरवाज़ा खोला और खोलते ही पाया कि दरवाजे पर तो फिर से कोई नहीं था, लेकिन सामने स्ट्रीट लाइट के नीचे अब वो भिखारी कंबल ओढ़े हाथ में कटोरा लिए कार्तिक की तरफ देखता हुआ खड़ा था, ऐसे जैसे मानो वो कार्तिक से कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कुछ बोलने की बजाय वो चुपचाप खड़ा एकाएक कार्तिक की ओर देखे जा रहा था। और इसी असमंजस को समझकर कार्तिक ने उसे आवाज़ लगाई और कार्तिक की पुकार के साथ 2 पल का सन्नाटा और फिर एक डरावनी आवाज़ में उस भिखारी ने बोलना शुरू किया। कार्तिक, उम्र 26 साल, जन्म दिनांक 12/6/1994। ये आवाज़ वही आवाज़ थी जो कार्तिक ने फ़ोन पर सुनी थी। अब ये सब कार्तिक को थोड़ा अजीब लग रहा था। कार्तिक ने तुरंत घर की दहलीज से बाहर कदम रखा, मुड़कर दरवाज़ा बंद किया और फिर से भिखारी की ओर जाने के लिए उसकी तरफ पलटा तो पाया भिखारी 2 सेकंड पहले जहाँ खड़ा था अब उसी जगह पर कोई नहीं था। कार्तिक के मन में ये बात छप चुकी थी कि वो भिखारी नहीं बल्कि कोई ऐसा इंसान है जो यकीनन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कार्तिक ने सोचा कि इतनी देर में वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और ये सोचकर कार्तिक ने अपनी बाइक निकाली और उस भिखारी को ढूंढने के लिए घर से निकल गया। और थोड़ी दूर चलने पर ही वैसे ही स्ट्रीट लाइट के नीचे कंबल ओढ़े हुए कोई बैठा कार्तिक को दिखाई दिया। कार्तिक ने सोचा कि हो ना हो ये वही भिखारी है। बाइक वहीं रोककर अपना भारी गुस्सा उस पर बरसाने के लिए कार्तिक उसकी तरफ चला तो कार्तिक को अपनी तरफ आता देख वो भिखारी अपनी जगह से खड़ा हुआ और खड़ा होने के साथ ही उसके ऊपर से कंबल फिसलकर नीचे गिर गया। और तभी कार्तिक ने गौर किया कि वो भिखारी कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। और कार्तिक को इतना तो पक्का मालूम था कि जो भिखारी उसे अपने घर के सामने दिखा था वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी था। कार्तिक ने अपनी ही जगह पर रुककर उस औरत से पूछा, क्या आपने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है? मैला कुचला सा उस औरत का चेहरा, थोड़ी लाल आंखें ऊपर उठी और धीमे धीमे एक हाथ उठाकर एक और इशारा किया। कार्तिक बाइक लेकर उसी दिशा में आगे निकला और थोड़ी दूर चलने के बाद पुलिस थाने की सीढ़ियों पर रात के सन्नाटे में वही भिखारी उसे बैठा दिखाई दिया। कार्तिक बाइक से उतरकर उसकी तरफ दौड़ा और तब तक वो भिखारी उठकर स्टेशन के अंदर चला गया। पीछे पीछे कार्तिक भी अंदर पहुंचा। अंदर चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद भी वो भिखारी
या कोई पुलिसकर्मी वहां कार्तिक को दिखाई नहीं दिया और तब अचानक एक आवाज हुई। वो हंसने की आवाज कार्तिक के दाएं से एक सेल में खड़े उसी भिखारी की थी जिसका पीछा करते करते कार्तिक यहाँ तक पहुँचा था, जो इशारा करके कार्तिक को अपने पास बुला रहा था। कार्तिक धीमे धीमे चलकर सेल तक गया और तब न जाने कहाँ से एक रोशनी उस भिखारी के चेहरे पर गिरी और उसके चेहरे को देखते ही करंट की एक लहर कार्तिक के सर से लेकर उसके पैरों तक दौड़ गई, क्योंकि जिस भिखारी को कार्तिक ने अब तक सिर्फ कंबल में देखा था, अब उसी भिखारी का चेहरा कार्तिक उस अनजानी रोशनी में देख पा रहा था। चेहरा ऐसे कुचला हुआ था मानो उसके चेहरे के ऊपर से गाड़ी का टायर गुजरा हो। कार्तिक कुछ बोलता या कोई प्रतिक्रिया देता उससे पहले ही भिखारी ने बोलना शुरू किया। कार्तिक बाबा, शराब पीकर गाड़ी चलाना बुरी बात है। मेरे जैसे कई भिखारी सड़कों पर सोते हैं। इतना सुनते ही कार्तिक ने एक पल के लिए अपनी पलक झपकाई और पलक झपकते ही कार्तिक के सामने उस भिखारी की जगह वो भिखारी नहीं बल्कि एक हवलदार खड़ा था, जो कार्तिक से बोला, चुपचाप पीछे जाकर खड़े हो जाओ। कार्तिक ने मुड़कर एक बार पीछे की ओर देखा और फिर सामने, तो उसे मालूम पड़ा कि वो सेल के बाहर नहीं बल्कि अंदर खड़ा था। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।